अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद फैसल करीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर वर्ल्ड कप स्पेशल। मेरे साथ है स्टूडियोज़ में आदिल अज़हर और हमें ज्वाइन किया है नन अदर देन बूम बूम लाला शाहिद खान आफरीदी ने। शाहिद भाई अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। शाहिद भाई, अब डिसाइड हो गए हैं फाइनल फोर। पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड और दूसरा पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया। चारों टीमें बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और मेरे ख्याल से ये कहना बिल्कुल भी बेजाना होगा कि इस टूर्नामेंट की चार बेस्ट टीम्स ही अब सेमीफाइनलिस्ट हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चार बेस्ट ही इन्होंने बेस्ट किया है, तब जाके यहाँ इस स्टेज पे पहुँचे और मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। दो बड़े सेमीफाइनल्स हैं एंड देन फिर फाइनल इंशाल्लाह। तो जो पहला मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड है, वो मैच भी देखने वाला मैच होगा, इसलिए काफ़ी अरसे से वो दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेली हैं। दोनों टीमें अगर उनकी फील्डिंग देखी जाए तो एक्सीलेंट फील्डिंग में भी थोड़ा सा मैं एज एक्स्ट्रा अगर न्यूजीलैंड को दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैटिंग, बॉलिंग, सारी स्किल्स, स्पिन वैरायटीज़, हर चीज़ है, तो मैच बहुत ज़बरदस्त होगा। शायद भाई, इंग्लैंड जो है वो बड़ी ज़बरदस्त दावेदारी के साथ, बल्कि बहुत सारे क्रिकेट पंडित ये भी कह चुके हैं जी वर्ल्ड कप जो है फाइनल हम इंग्लैंड को देख रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। शुरू में जब उन्होंने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली हमसे वो हार गए पहला मैच ग्रुप स्टेज में, लेकिन उसके बाद इंडिया को हराने के बाद सुकून से वो टीम नहीं बैठी है। हालांकि उनके कप्तान बड़े सुकून वाले हैं, केन विलियमसन, बहुत ठंडा लेके चलते हैं टीम को, लेकिन न्यूजीलैंड ने बड़ा इंस्पायर किया है। हाँ जी, लास्ट अगर न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो वर्ल्ड कप के मैचेस मिला लें तो तकरीबन अगर हम उनके 25 मैचेस को देखा जाए तो 25 में से मेरे ख्याल में 15 से 17 मैचेस जीते हैं वो टीम जीती है। उनका यूनिट बहुत ज़बरदस्त है। ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनमें कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन एज अ टीम वो टीम एज अ टीम खेलती है। और उनकी कभी भी आप बॉडी लैंग्वेज फील्डिंग से देख लीजिएगा तो ज़्यादातर रन्स जो सेव करते हैं वो फील्डिंग से करते हैं। और बाकी वर्ल्ड कप में जिस तरह आपने कहा हमसे हारने के बाद एंड देन इंडिया जैसी टीम को हराना, फिर कंटिन्यू परफॉर्मेंसेस करना, उनके प्लेयर जो फॉर्म में नहीं थे वो भी वापस आए, बॉलिंग स्ट्रेंथ उनकी बहुत अच्छी है और जिस तरह मैंने कहा कि फील्डिंग उनका हमेशा से पॉजिटिव और टीमों से ज़्यादा बेहतर वो फील्डिंग करते हैं। शायद भाई, आपने न्यूजीलैंड जाके भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला, यहाँ पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड आती थी, इसके अलावा न्यूट्रल मुकामात भी थी। एक चीज़ जो कि न्यूजीलैंड के बारे में कही जाती है कि उनके माँ सिवाय एक आधे प्लेयर्स के जो लेजेंड्स हैं, इसके अलावा उनका करियर इतना लंबा नहीं वो होता। ठीक है, इवन मैं जब वहाब रियाज को सुन रहा था अभी एक शो में, तो ये कह रहे थे कि उन्होंने PSL में एक कीवी प्लेयर से पूछा भी कि यार तुम क्यों नहीं हो टीम में, या तुम्हारे लंबे करियर क्यों नहीं होते। उन्होंने जवाब दिया कि जी हम सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, हमें हमारा रोल पता होता है, हमें पता होता है कि चौथे वाले ने क्या करना है, पाँचवें वाले ने क्या करना है। तो न्यूजीलैंड की टीम इस लिहाज से बहुत ख़तरनाक है, भले से बड़े नाम ना हो, लेकिन सबको सबका रोल पता है और सब अपना आके रोल प्ले कर रहे हैं। देखें, उनकी जो क्रिकेट की जो सक्सेस है वो यही है कि उनका एक तो सिस्टम बहुत अच्छा है। उनकी कोऑर्डिनेशन विद क्रिकेट, आपने कोई इशू उनका नहीं सुना होगा जो प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड का कभी हुआ हो, जैसे हमारे नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में होता है। लेकिन उनका बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से वो लोग अपने क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को, क्लब क्रिकेट को वो लेके चलते हैं। और मेरे ख्याल में परफॉर्मेंसेस अच्छी होने की वजूहत भी यही हैं। हमेशा अगर कोई प्लेयर उनका फॉर्म में नहीं होता तो क्रिकेट बोर्ड उनसे बात करता है, या अपना प्लान बताता है या प्लेयर का प्लान पूछता है। ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन, कम्युनिकेशन बिटवीन प्लेयर्स एंड बोर्ड जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे मैं हमेशा बोर्ड को हमेशा एक बाप के रोल के तौर पे मैं देखता हूँ प्लेयर्स के साथ। तो वहाँ पे न्यूजीलैंड का जो सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियंस है या इंग्लिश क्रिकेट है, ये इनके बड़े अच्छे सिस्टम्स हैं। ये इनकी जो प्लेयर्स एसोसिएशंस हैं, ख़ासतौर पे इंग्लैंड में मैं बात करूँगा, वो प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करती है। तो उनका सिस्टमेटिक बहुत सिस्टम जो है बहुत ज़बरदस्त है। अदील भाई, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड तो ख़ास तौर पे 2019 का बदला चुकाने के लिए बिल्कुल तैयार होगी, वो दमखम नज़र आता है इस बार। लेकिन या फिर कहेंगे कि इंग्लैंड जिस बुलेट ट्रेन के साथ जा रही है ना, इस बार ये वह मैच भी इंग्लैंड का। देखिए फैसल, बदला सिर्फ उनको पिछले वर्ल्ड कप का नहीं चुकाना, जो इससे पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड को इंग्लैंड ने ही शिकस्त दी थी। बल्कि ये कहना पड़ेगा कि एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, एक बुरे तरीके से शिकस्त। 150 रन शायद इंग्लैंड को चेस करना था और उन्होंने शायद 17वें या 18वें ओवर में बहुत आसानी से चेस किया था।
उस मैच के हीरो बाय द वे जेसन रॉय थे, ही वाज द मैन ऑफ द मैच, जो कि अब इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। उस पर भी ज़ाहिर है हम शाहिद का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, बिकॉज उनकी जगह विंस को लाया गया और विंस के साथ शाहिद ने काफ़ी क्रिकेट खेली है। लेकिन कमिंग बैक टू द न्यूजीलैंड टीम, सी बहुत प्यारी बात की टू स्टार्ट विद शाहिद ने कि अगर मैं उसको सम कर सकूँ, सो द सम इज़ बिगर देन द पार्ट्स। यानी अगर आप इंडिविजुअल उन प्लेयर्स को लेंगे तो शायद आपको ऐसे प्लेयर्स ना मिलेंगे यार कोई बड़े ही तबाही लेजेंडरी प्लेयर्स हों, लेकिन जब वो एक जगह पे जमा होते हैं तो वो टीम बहुत पावरफुल टीम बन जाती है। और मैं अगर हम इस डिस्कशन में डिटेल में भी जाएंगे तो मैं ऑनेस्टली आपको ये बात थ्रू नंबर्स बता सकता हूँ कि इंग्लैंड की जो स्ट्रेंथ है उसका मुकाबला करने के लिए न्यूजीलैंड के पास उनका एक तोड़ मौजूद है। सो इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, नो मैटर व्हाट द पंडित्स आर सेइंग, मेरे लिए तो मैं दिल से भी चाह रहा हूँ, आई लाइक न्यूजीलैंड। आई मीन वो हम बदला चुका तो गए ना, वो जो नहीं आने वाली बात थी वो तो हमने अब रिकॉर्ड बराबर कर दिया। लेकिन वाकई आई मीन आई एम रूटिंग फॉर द टीम एंड आई थिंक उनका इंग्रेडिएंट जो है ना वो बहुत एक्सप्लोसिव है ओवरऑल। शाहिद भाई, न्यूजीलैंड ने शुरू में हार के और उसके बाद जीतना शुरू किया। इंग्लैंड ने शुरुआत से जीतती आ रही थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उन्हें एक हिकअप ज़रूर लगा। उसके साथ ऐड कर लें उनके साथ जो 2 इंजरीज़ हुई हैं, तो ये किसके फेवर में जाता देख रहे हैं आप? देखें, जेसन रॉय जो है वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ओपनर है, ख़तरनाक किस्म के। वो ऐसे हैं कि 6 ओवर में आपको जो टारगेट अचीव करना होता है वो करता है वो प्लेयर। 6 ओवर के बाद भी उसके पास इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी हिट्स हैं उसके कि लंबे रन लंबे छक्के मारता है वो। तो नो डाउट उसने और काफ़ी अरसे से कंसिस्टेंट भी रहा अपने परफॉर्मेंस में। इंग्लैंड की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज उसने एज अ ओपनर दी है। अब उसका ना होना, देखें ये तो एक वर्ल्ड कप से अचानक चले जाना, एक बड़े मैच से पहले चले जाना, टीम भी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। देन विंस को बुलाया है और विंस मैं समझता कि अच्छी चॉइस है क्योंकि विंस काफ़ी खेली है क्रिकेट उसने यूएई के अंदर और पीएसएल के अंदर उसने काफ़ी मैचेस खेले हुए हैं इस दुबई अबू धाबी में। तो मेरे ख्याल में उसको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और विंस नो डाउट विंस भी बहुत अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा बैट्समैन है, साथ में एक अच्छा फील्डर भी है। तो मेरे ख्याल में और साथ में जो फास्ट बॉलर थे, आई थिंक के जॉर्डन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। जॉर्डन एक ऐसा बॉलर है जिसके पास अच्छी पेस है, जो आखिर के ओवर अच्छा करता है, अच्छे यॉर्कर्स, अच्छे स्लो वंस, बाकी स्पिनर्स भी उनके आदिल हैं, एंड देन मोइन अली है, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर दोनों टीमों की बॉलिंग को देखा जाए तो बॉलिंग ऑलमोस्ट मुझे तो सेम लग रही है इस वक्त। बैटिंग जैसे फील्डिंग में मैंने न्यूजीलैंड को थोड़ा सा अपर एंड दिया, तो इसी तरह मैं बैटिंग में थोड़ा सा अपर एंड जो है वो इंग्लैंड को लाजमी दूंगा। शायद भाई, आदिल भाई तो न्यूजीलैंड को देखना चाह रहे हैं फाइनल में, आप किसको देखना चाहेंगे? आपकी नज़र में कौन जाएगा फाइनल में? यार कौन जाएगा, थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना किसी चीज़ को मेरे लिए मुश्किल है। क्रिकेट है, कोई भी ऐसे रिजल्ट अचानक आ जाते हैं, एक ओवर में गेम चेंज हो जाती है T20 फॉर्मेट में। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को मैं थोड़ा, अगर न्यूजीलैंड उसने कहा है तो इंग्लैंड मैं कह देता हूँ। चलें ठीक है। और अब मैं ये कहता हूँ कि शायद भाई अब ज़रा दोनों की हम बात करें। इस वर्ल्ड कप में हमने मुख्तलिफ कप्तान देखे। कोहली ऑब्वियसली अग्रेसर के तौर पे हम सब जानते हैं, गो के वो एग्रेशन काम नहीं आया इस बार, नाउ दे आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अगर आप कंपेयर करें केन विलियमसन वर्सेस ऑयन मॉर्गन, एक तो कहते हैं ना आइस वर्सेस फायर मुकाबला होता है, ये आइस वर्सेस आइस है। मॉर्गन जो है वो भी बड़े कूल और काम रहते हैं, केन विलियमसन वो भी कूल और बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। ऐसे में दोनों कप्तान एक दूसरे की स्ट्रेटजी को पढ़ना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखें, दोनों कप्तानों को अगर देखा जाए और दोनों की इंडिविजुअल और एज ए कैप्टन परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो दोनों की परफॉर्मेंसेस ऊपर है, टॉप पे हैं दोनों की। इन्होंने अपने आप को वर्ल्ड क्रिकेट में मनवाया है, दोनों ने एज ए कैप्टन मनवाया है, एज ए इंडिविजुअल मनवाया है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा कि दोनों बड़े रिलैक्स, इजी, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, शोर शराबा ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स के ऊपर चीखना चिल्लाना इनका नहीं है, ये बड़े रिलैक्स होकर खेलते हैं, बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर है, एक सिस्टम के थ्रू आए हैं, एक सिस्टम के थ्रू इन्हें कप्तान बनाया गया है और इंडिविजुअल दोनों बड़े परफॉर्मर्स हैं। दोनों बड़े परफॉर्मेंस है। अदील भाई, ये बहुत ज़्यादा काउंट करेगा बिकॉज हमने देखा कि श्रीलंका वाले मैच में जिस वक्त इंग्लैंड की चिप्स वर डाउन और बटलर को जो है वो एक ऐसा बंदा चाहिए था क्रीज पे कि जो उनको लेके चले, तो वही हमने देखा, मॉर्गन उनको लेके चले। कमिंग बैक टू केन विलियमसन, हालांकि वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी इनिंग्स अभी तक नहीं खेल पाए हैं, बट स्टिल बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। जब आप पुराना 2019 का वर्ल्ड कप भी देखें तो भी उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आई गेस सेमीफाइनल इज़ द बिग स्टेज जहाँ पे हम देख पाएंगे
जिन्होंने अब तक परफॉर्म नहीं किया उस दिन वो परफॉर्म करें? देखिए, अगर हम इनकी, जैसे आपने परफॉर्मेंस की बात की, ओवेन मॉर्गन की बात करें तो उनका करियर जो है, उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस की मैं बात है, कैप्टनसी उसकी कंसिस्टेंटली बड़ी अच्छी जा रही है। इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज़ में आप कह सकते हैं कुछ उनसे ज़्यादा चूक हुई, लेकिन अगर आप बात करें, हम T20 की बात करें, तो उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो इट हिट द पर्पल पैच इन 2019 एंड 20। इन्होंने बहुत रन स्कोर किए ओवेन मॉर्गन ने, स्पेशली पाकिस्तान भी T20 खेला और हमारे खिलाफ भी ओवेन मॉर्गन ने जम के हमारे बॉलर्स की पिटाई की थी। लेकिन ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग दिस ईयर एज फार एज द रन्स आर कंसर्न। ज़रूर उन्होंने बटलर का वो एक साइड ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जिस फ्लुएंसी के साथ खेलने में हम एक्सपेक्ट करते हैं ओवेन मॉर्गन को कि वो रन्स करेंगे, वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। केन विलियमसन की अगर आप बात करें, हम जो आज प्रीव्यू शो में, हम शाम वाले शो में बात कर रहे थे, देखिए न्यूजीलैंड एक थिन बैटिंग लाइनअप के साथ यहाँ पर आया हुआ है। नंबर 7 पे अगर सेंटनर बैटिंग करने आ रहे हैं, इसका मतलब ये 5वां खिलाड़ी आउट हुआ और सेंटनर बैटिंग करने आ रहा है। लोकी फर्गुसन के जाने से ये फ़र्क, फर्गुसन के जाने का है। बीजे वॉटलिंग, अगर आपको याद हो, इनके बड़े ज़बरदस्त कीपर हुआ करते थे। अब क्या हो रहा है, ये कॉनवॉय से डुअल रोल करवा रहे हैं, कॉनवॉय से कीपिंग भी करवा रहे हैं। और बट डेवॉन कॉनवॉय, रिमेंबर, इज़ अ न्यू प्लेयर। मैं ये भी जिक्र कर रहा था कि न्यूजीलैंड के बाहर ये पहली बार क्रिकेट खेल रहा है। इज़ अ वेरी एक्सप्लोसिव बैट्समैन। उस अपनी जोबन पे नज़र तो नहीं आया पूरे, लेकिन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। कमिंग टू केन विलियमसन, केन विलियमसन पे जिम्मेदारी इस वक्त ये आ रही है कि ही हैज़ टू डिफेंड दैट थिन बैटिंग लाइनअप। वो अगर आउट होकर चले जाते हैं तो उनकी बैटिंग लाइनअप वहाँ पे एक्सपोज हो जाती है, और इसी वजह से आपको केन विलियमसन भी उस फ्लुएंसी के साथ बैटिंग करते हुए, आई मीन इज़ नॉट दोज एक्सप्लोसिव बैट्समैन जैसे कि आप कहते हैं कॉनवॉय या कॉलिन डी ग्रैंडहोम जिस तरह इनका खेला करते हैं, लेकिन फिर भी वाकई इन दोनों के दरमियान इस वक्त बोथ द कैप्टन्स हु आर नॉट अमंग द रन्स, बोथ ऑफ देम वुड विश कि उनकी बैटिंग ही ना आए ताकि उनको ज़रूरत ही ना पड़े करने की। लेकिन फिर वही बात है, दोनों बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, इन लोगों को फॉर्म की शायद इतनी रिक्वायरमेंट ना होती हो, मौका पड़ेगा दे विल शाइन जाएंगे। शाहिद भाई, फ़र्ज़ करें कि आप अब कैप्टनसी आपके हाथ में और आपके अगेंस्ट ऐसी बैटिंग लाइन है जो 9वें नंबर तक आ रही है, और 9वें नंबर पे भी क्रिस जॉर्डन आ रहे हैं जो मारते तो ऐसा मारते हैं कि फिर वो नज़र नहीं आती, हमारी इस्तिलाह में फिर वो रिक्शा कराना पड़ता है बॉल लाने के लिए। ऐसी बैटिंग लाइनअप के लिए एज अ कैप्टन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? किस तरीके से आप बॉलर्स को लेके चलेंगे? बॉलिंग रोटेट किस तरह करेंगे? पहले स्पिन लेकर आएंगे या फास्ट से अटैक करेंगे? जो आपने रक्षे की बात की, कोशिश करूंगा कि रेंट पे 10-15 रक्षे ले लूँ पहले कि ग्राउंड के बाहर खड़े रहें। और यार इस तरह तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग भी बड़ी लंबी है हमारी, ठीक है ना, उनके लिए भी रक्षे लेने पड़ेंगे। तो जहाँ तक देखें, अब मेरे ख्याल में मेरा टाइम गुजर गया एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर भी। हम अगर इनकी बात करें, बाबर आजम की या जो न्यूजीलैंड टीम, देखिए न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो है ना, जिस तरह दोस्त भी हमारे कह रहे हैं कि इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन उनके पास साउथी, बोल्ट, ये वो बॉलर्स हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्हें इन कंडीशंस में, यूएई की कंडीशंस में या हमारी कंडीशंस में इन्हें बॉल करने आते हैं। इनके पास स्लोवन बहुत अच्छे हैं, इनके यॉर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं। साउथी को अगर देखें, उसके पास कोई बहुत ज़्यादा पेस नहीं है, लेकिन उसको अपनी बॉलिंग की लिमिटेशन पता है, उसे पता है कि कहाँ उसने स्विंग करना है या कहाँ पे बचना है, उसको अपनी बॉलिंग की नॉलेज है। इसके अलावा देखिए, मेन जो आएगा रोल वो दोनों टीमों की तरफ से आएगा। स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। ये जो कंडीशन है यहाँ पे स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी टीम का मैच हो। अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो वो दूसरी टीम को बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। लाला, बड़ी अच्छी जगह इस डिस्कशन को लेकर आए स्पिनर्स के हवाले से, और एक यहाँ पे पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है बिफोर मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। इंग्लैंड के एक बैट्समैन जिसको हम बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं वो मोइन अली है। इस वक्त हम जॉस बटलर बातें हो रही हैं, मोइन अली। और देखिए, न्यूजीलैंड वुड रिलाई ऑन देयर स्पिन बॉलिंग। इश सोधी एंड मिच सेंटनर दोनों बड़े अच्छे बॉलर हैं, स्पेशली इश सोधी का तो बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, नॉट अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है जी। लेकिन मोइन अली पिछले आई थिंक 3-4 साल में अगर आप देखें, गालिबन पिछले 3 साल में, मोइन अली हैज़ गॉट द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट अगेंस्ट द स्पिनर इन T20 फॉर एनी, अगेंस्ट एनी बैट्समैन। इवन केरन पोलार्ड माने जाते हैं स्पिनर को, बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। मोइन अली एक्चुअली हैज़ बीन स्कोरिंग एट अराउंड 163 रन्स उनकी स्ट्राइक रेट है। सो यू कैन इमेजिन कि वो स्पिनर्स के खिलाफ कितनी डेडली फॉर्म में है। और मज़ेदार बात यहाँ पे ये आती है कि इश सोधी का जो स्ट्राइक रेट है, जो पर ओवर वो रन देते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, वो 11-11.5 रन का है। हाउएवर देयर इज़ अ कैच विच एक्चुअली मोटिवेट्स मी, वो ये है कि ये सारे के सारे जो उनको 11 रन पर ओवर पड़े हैं, 20 छक्के मारे हैं बाय द वे, मैं आज रिकॉर्ड चेक करके आया था इश सोधी का, स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड।
वो न्यूजीलैंड के छोटे छोटे ग्राउंड्स में पड़े। यहाँ पे आई एम श्योर लाला ने इतने बड़े छक्के मारे होंगे। यहाँ पे जो एक एडवांटेज मिलता है वो ये कि मोइन अली गुड प्लेयर ऑफ द स्पिन, इश सोदी गिविंग अवे रन्स टू इंग्लैंड, लेकिन दिस इज अबू धाबी, वेरी बिग ग्राउंड। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ग्राउंड यहाँ पे हो रहा है एंड दैट इज समथिंग दैट कुड वर्क इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। ब्रिलियंट स्टार्ट दैट यू हैव। अच्छा, एक चीज़ मैं शायद भाई और यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। अपार्ट फ्रॉम जैम्पा, ऑस्ट्रेलियन स्पिनर जो कि बिग टर्नर ऑफ द बॉल माने जाते हैं, उनके अलावा जितने स्पिनर्स हमें सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, आप इमाद की बात कर लें, मोइन अली की बात कर लें, जो सीधा बॉल कर रहे हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं इस मैच में भी, इस कंडीशन में भी। और आदिल रशीद भी हमें नहीं नज़र आए, इतना बड़ा स्पिन कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमें इतना शुरू के एक मैच में के बाद इतना ज़्यादा वो हमें विकेट लेते नज़र नहीं आए। तो इस मैच में भी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप उस विकेट पे खेले हुए अबू धाबी की, जो बॉल सीधा रख रहा है स्पिनर वही कामयाब होगा, या फिर बड़ा जो टर्न करेगा वो कामयाब होगा? देखिए, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है यूएई कंडीशन में, दुबई, शारजा एंड अबू धाबी, मुझे वहाँ पे थोड़ा सा मैं इसलिए ज़्यादा आउट किए हैं मैंने वहाँ पे, क्योंकि अब मेरी शादाब से बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, जो शारजा में मैच था हमारा नमीबिया, सॉरी स्कॉटलैंड से। तो शादाब को मैं यही कह रहा था कि आज तुम्हारी बॉडी अच्छी लग रही थी, आज तुम विकेट टू विकेट गेंद कर रहे थे और जान से कर रहे थे, तुम्हारी कमर जो है ना वो लग रही थी। जब कमर नहीं लगती तो चेस्ट ओपन हो जाता है, फिर आप बॉल के अंदर वो जान नहीं लगती। तो आप अपने कमर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो एंड देन बॉल को विकेट टू विकेट, जितना विकेट टू विकेट बॉल होगा इस कंडीशंस में, इन पिचेस के ऊपर लेग बिफोर और बोल्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मैंने कभी फिक्र नहीं की थी यहाँ पे इन कंडीशंस में कि मैं ज़्यादा टर्न करूँ, नहीं। मेरा जो प्लान होता था इन पिचेस के ऊपर, बल्कि जहाँ पे भी मैं, इसलिए कि बहुत बड़ा टर्नर नहीं था बॉल का, लेकिन मैं ड्रिफ्ट ज़्यादा करता था, तो कोशिश मेरी होती थी कि विकेट टू विकेट, और इस कंडीशन पे जो स्पिनर विकेट टू विकेट बॉल करेगा वो बचेगा और आउट भी करेगा साथ में। ये एक बड़ी ज़बरदस्त आप टिप देकर भी आए हैं शादाब को, और होपफुली वो कर भी रहे हैं ये, और आगे भी करेंगे। और अभी एक ब्रेक लेंगे, तो उस पर हाजिर होंगे। तो हमने इस बार तो बात कर ली है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की, ब्रेक के उस पार पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, बड़ा है मुकाबला, तो होंगी बड़ी बातें, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया की, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ज़रा स्ट्राइक रेट्स की थोड़ी सी बात कर लें, बिकॉज इट्स T20 एंड इट्स ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग बिग हिट्स आउट ऑफ द पार्क। तो बाबर आजम 130.4 स्ट्राइक रेट से अच्छा कर रहे हैं, बट उनके सामने है एरन फिंच, तकरीबन 150 का स्ट्राइक रेट है। दोनों बहुत जिसके लिए वो स्टाइल ऑफ ज़ाहिर है बैट्समैन है, इसलिए ये ठीक है, वाजबी सी बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन हम चाहेंगे देखना कि बाबर इसको भी आप करें ना। शाहिद भाई, पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया बहुत ही तगड़ा मैच होने जा रहा है। आपकी अपनी एक लेगेसी है जब हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हैं, उनके आउट भी आपने कर रखे हैं और उनके आप बैट्समैन की स्ट्रेंथ भी जानते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, लेकिन आप जो है वो कप्तानी लेने के लिए तैयार नहीं नज़र आ रहे, कोई बात नहीं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आज सेमीफाइनल है और अब हमारे सामने दोनों ओपनर्स हैं, फिंच और वार्नर, और हमने सबसे पहले बॉल दिया है जनाब अली राइट हैंडर के लिए इमाद वसीम को। मैंने एक मैच कल रात ही में देख रहा था जिसमें जिस बॉल की हम बात करते हैं, आप स्टूडियो आए तो बता भी रहे थे, वो बॉल जो इमाद उंगली में फंसा के करते हैं वो अंदर की तरफ आ जाता है, फिर वो या तो सीम के साथ बाहर चला जाएगा या अंदर आ जाएगा, एब्सोल्युटली फॉक्स हो जाता है बैट्समैन। ऐसे ही बॉल पे फिंच को बोल्ड किया हुआ इमाद ने। अब और दूसरे एंड पे भी मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। दूसरे एंड पे वार्नर है, और वार्नर के लिए जो सबसे आइडियल बॉलर होंगे वो हफीज़ होंगे, लेफ्ट हैंडर के लिए तो वो बहुत ही अजाब हैं। पहले फिंच के लिए क्या फील्ड रखना चाहेंगे बाबर आजम कि उनको बिल्कुल ही जो है वो निकल के मारने ना दें, और सेम उधर लेफ्ट हैंडर के लिए भी क्या फील्ड सेट रखी जाए? देखिए, इमाद वसीम के लिए अगर आप नया बॉल कराते हैं फिंच के लिए, तो फिंच जो है अगर उसको आपने आउट करना है तो थोड़ा सा दूर बॉल करके, ताकि उसके पास सिर्फ एक ही शॉट की चॉइस हो और वो हो मिड विकेट। तो मिड विकेट अगर मारने जाएगा या तो डंडा उड़ेगा या लेग भी 4 होगा। अगर बहुत ही
ज़बरदस्त अगर उसके मिडल हो गया देन जाके वो छक्का हो जाएगा, लेकिन आपके पास फील्डर भी मिड विकेट मेरे ख्याल में इमाद वसीम रखता है वहाँ पे अपने लिए फील्डर, तो वो एक चांस ले सकते हैं। वार्नर की आपने बात की है, हफीज़ से ये आपने बहुत अच्छी ऑप्शन दी है, मोहम्मद हफीज़ से करा सकते हैं एक ओवर के लिए, या फिर फ़ौरन शाहीन को लेके आ सकते हैं। शाहीन का बॉल बाहर निकलता है स्लिप के साथ, वो भी बड़ी अच्छी चॉइस होगी। देखिए यहाँ पे दोनों टीमों में से मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इन दो टीमों में से जिस स्पिनर ने जिन टीम की स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की वो टीम मैच जीत जाएगी। एब्सोल्युटली। और स्पिन का तो फिर अदिल भाई हमें अपना ही पलड़ा भारी लगता है। जैम्पा को हटा के ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा कोई थ्रेट आपको नजर आता है? नहीं देखिए, इसके अलावा तो मैक्सवेल हमने ये देखा है कि चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, मैक्सवेल से वो उसको एज अ यूटिलिटी बॉलर के तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल की एज सच हमें कोई बॉल खास बात करती हुई नज़र आ नहीं रही है। यूर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आई थिंक इमाद वसीम वाला फैक्टर, एंड देन शादाब ने पिछले मैच में जिस तरह बॉलिंग की है और शाहिद ने जिस तरह ऑब्जर्वेशन भी दी है कि ही इज़ पिचिंग ऑन द राइट प्लेसेस, सही जगह पे वो बॉल को पिच कर रहा है, एंड ही इज़ बेंडिंग इज़ बैक एंड ऑल, वहाँ पे वो ज़ोर लगा रहा है बॉल कराने के लिए। आई थिंक मैं पाकिस्तानी स्पिन को, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फैसल जो आती है कंडीशंस के साथ फेमिलियरिटी। कोई तो वजह है कि पाकिस्तान 16 लगातार T20 मैचेस और यहाँ पे जीतता हुआ आ रहा है, और ये कोई हमने छोटी टीमों के खिलाफ नहीं जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ उनके वर्ल्ड चैंपियन होने के ज़माने में, अब तो हम उस लिस्ट में इंडिया को भी शामिल कर चुके हैं। ऑफ कोर्स जिन टीमों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन सर्टन सेंस हम कह सकते हैं टच वुड रोनते हुए आए हैं। सो इनकी जो कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग है शादाब एंड इमाद, आई थिंक दैट गिव्स अस द एज एज फार एज द स्पिन डिपार्टमेंट इज कंसर्न। और शाहिद भाई नाउ अब बॉलिंग की हम बात काफ़ी कर चुके हैं, बैटिंग की अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें, स्ट्राइक किट हमने दिखाया बाबर का। आपकी शादाब से ज़रूर बात हुई, आपकी फ़खर से बात हुई, और अगर आपकी तो कोई बात हुई है तो आपने फ़खर को क्या मशवरा दिया, क्योंकि फ़खर बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आए हैं हमें अभी तक? देखिए पहले तो मैं मुझे बिल्कुल भी फ़खर का पसंद नहीं था कि वो 5वें 6ठे नंबर पे जाके बैटिंग कर रहा है। 5वें 6ठे नंबर पे आप उसको वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पे खिला रहे हैं। यहाँ मैं अभी डोमेस्टिक जब T20 हो रहा था तो कुछ आध मैच देखने का मौका मिला, तो उसमें भी फ़खर 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग कर रहा है। आई मीन एक प्लेयर को आपने वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पे खिलाना है, और यहाँ पे आप डोमेस्टिक में उसको 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग करा रहे हो। यार एटलीस्ट उसको 3 नंबर पे तो डोमेस्टिक में खिलाओ ना, ताकि उसको प्रैक्टिस तो हो, उसको पता तो चले। तो मेरे ख्याल में फ़खर ने जब से गेम चेंज किया है अपना, मैं टोटली अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के कि कोई भी प्लेयर जिसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर वो स्ट्रेंथ से हट जाएगा वो कभी परफॉर्म नहीं करेगा। रन होना ना होना ये चलता रहता है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ, अल्लाह ताला ने आपको एक टैलेंट जो होता है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, और उसी पे ही बंदा रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हर कोई बाबर आजम या रिजवान या मलिक की तरह नहीं बन सकता। हर एक बंदे की अपनी एक लिमिटेशन होती है, हर एक बंदे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। तो मैं तो उसके इस नंबर पे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था। इतने अरसे से पाकिस्तान टीम के लिए ओपन करता रहा है, फिर उसके बाद बिल्कुल 5वें नंबर पे चला गया। आई डोंट नो किसने मशवरा दिया है उसको, और जिस तरीके से वो अपने इनिंग का स्टार्ट कर रहा है, सिंगल लेता है, लेकिन मुझे उसके चेहरे पे नज़र आता है कि ये हिट मारते हुए डर रहा है कि यार मैं हिट मारूंगा, मुझसे रन नहीं हो रहे, आज भी जल्दी आउट हो जाऊंगा। इस तरह क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट होती है यहाँ से, अगर खेलना है, बैटिंग करनी है, तो तकड़े तरीके से ही जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसी पे ही रहना पड़ेगा। या तो आप प्रेशर संभाल लो, लोगों की बातें, या क्रिकेट खेल लो। तो मेरा तो ये मशवरा था, और मैं समझता हूँ कि वो अपनी इनिंग खेले। मेरा आई डोंट नो कि क्या टीम कॉम्बिनेशन होती है, खिलाते नहीं खिलाते। मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है वो यही कि एक और चांस भी देंगे, यहाँ पे सेमीफाइनल फाइनल तक लेके जाएंगे उसको। लेकिन प्लीज़ फ़खर ज़मान अपने स्ट्रेंथ पे रहो, अपना गेम खेलो, आउट होने से ना डरो, मारो शॉट, खुल के शॉट मारो। क्योंकि शायद भाई बाबर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह चुके हैं, हसन के हवाले से उनसे सवाल हुआ था, उन्होंने कह दिया था कि जी मैं तो अनचेंज्ड ही लेके जाऊंगा। आखिरी बार जब हम अनचेंज्ड गए थे, आपको आपसे बेहतर कौन याद कर सकता है, 2009 में हम जीत कर आए थे। लेकिन शायद भाई अगेन अगर फ़खर की बात करें तो एक तो आपने सही बिल्कुल कहा कि वो डर उनके गालिबन चेहरे पे नज़र आ रहा है, हिट मारने जा रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑल्दो के नबी को बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने निकल के छक्का मारा था, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि फ़खर वहाँ पे कैच आउट हो रहे हैं जो समझा जाता है वो आर्क के जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। तो अब या तो अब फ़खर को वन डाउन पोजीशन सूट नहीं कर रही, अगर उनको वन डाउन पोजीशन सूट नहीं करती तो क्या उनको ओपन पे लाया जाए, और अगर उनको ओपन पे लाया जाए तो अभी जो ओपनिंग जोड़ी फिर उसका हम क्या करें?
यार अगर उसको आप किसी भी नंबर पे इस वक्त खिलाओ ना, वो रन नहीं करेगा। अगर इस एटीट्यूड से खेलेगा, वो किसी भी नंबर पे खिला दो, वो रन नहीं करेगा। सबसे पहले एटीट्यूड होता है। आप किसी भी नंबर पे खेलोगे, जब तक आप दलेरी के साथ नहीं खेलोगे, अपने स्ट्रेंथ से हट के खेलोगे, आप रन नहीं कर पाओगे, चाहे जितने भी नंबर चेंज करा दो उसके आप। एब्सोल्युटली। अब चलें, हमने ओपनिंग जोड़ी और फ़खर की बात की, अब हम ज़रा नीचे आते हैं। कल मैंने और अदील भाई ने एक सिचुएशन डिस्कस की थी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हम करते आए हैं, ऊपर से हमारे बैट्समैन स्कोर कर रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा आ जाता है कि जी 8 रन पे 2 खिलाड़ी आउट और हमारे ओपनर आउट हो जाते हैं, उसके बाद नीचे हफीज़ और बाकी जितने भी नीचे आ रही है, कैसा प्रेशर देख रहे हैं, किस तरीके से उन्हें फिर अपनी गेम को ट्विच करना चाहिए, कैसे चेंज करना चाहिए? देखिए, 2 बैट्समैन अगर आपके आउट भी होते हैं, मोहम्मद हफीज़ ने काफ़ी अरसा पाकिस्तान के लिए ओपन किया है, शोएब मलिक काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ठीक है ना। आसिफ अली भी अच्छे फॉर्म में हैं, तो मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है कि हर दिन बाबर और रिजवानी आपके लिए रन करें। हर बैट्समैन को रेडी होना पड़ेगा। हफीज़ के पीछे भी रन्स हैं और शोएब मलिक के पीछे भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। आसिफ अली भी बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये वो प्लेयर हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तो मतलब नहीं हुआ कि अगर रिजवान और बाबर ने रन नहीं किए तो नीचे वाले भी कहेंगे कि नाराज़ हो गए कि हम भी नहीं कर रहे, इन दोनों ने नहीं किए। तो ऐसी तो क्रिकेट नहीं होती, तो हर एक प्लेयर की अपनी जिम्मेदारी है। T20 के हवाले से बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि जी 11 के 11 तो परफॉर्म नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ऑब्वियसली बुरा दिन किसी का भी आ सकता है। हमने देखा कि अगर रिजवान भी आउट हो रहे हैं तो बाबर ने फिर जो है वो बैक गियर लगा लिया, आराम से लेके चलें। जिस तरीके की जी बिल्कुल जी, लेकिन लेट ऑर्डर हिटिंग हमें देखने में आई है। वो जो मिडिल के ओवर्स हैं, जब हमने कल सिचुएशन बनाई आदिल भाई कि अगर 8 for 2 8 for 3 हो गए, तो मिडिल के ओवर्स में भी क्या हमें उतना ही जिसको कहते हैं अब कछुए की चाल चलनी चाहिए, या फिर मिडिल ओवर्स में ही हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और फिर देखिए पाकिस्तान के पास जो इस वक्त पिछले मैच की जो सबसे बड़ी खबर थी और हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, वो शोएब मलिक गेटिंग इनटू द अल्टीमेट फॉर्म जिसे आप कहते हैं ना, यानी 18 रन्स पे कोई भी ऑपोजिशन हो, यार कोई भी ऑपोजिशन हो, 18 रन्स पे 50 मार देना, और वो जो प्रॉपर छक्के मारे हैं, यानी मज़ा आ गया। यानी स्कॉटलैंड की बॉलिंग को भी जो उन्होंने हाल किया, वो आपकी वहाँ भी हमारे घर में शोर मच रहा था कि पता नहीं किसके खिलाफ ये रन्स हो रहे हैं, तो उस पर सच ब्यूटीफुल शॉट्स। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या हुआ? शोएब मलिक जिस कैलिबर का प्लेयर है, सी सच इतना बड़ा एक्सपीरियंस उस बंदे के पीछे, वो अपने क्रिकेटिंग के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे सिंगल डबल लेने की बात हो तो फिर शोएब मलिक परहैप्स इन मिडिल ओवर में खेलने के लिए पाकिस्तान के पास एसेट है, और जब लंबे शॉट मारने की बात हो तो फिर शोएब मलिक हम देख चुके हैं कि वो क्या कर चुके हैं। देखिए, आसिफ की एक सर्टेन यूटिलिटी है। एक्सपेक्ट ये करना है कि आसिफ वुड नॉट प्ले द सेम अगर वो 8वें ओवर में आ रहा है कंपेयर टू जब वो 18वें ओवर में आ रहा होगा। दोज विल बी टू वेरी डिफरेंट प्लेयर्स दैट वी विल बी सीइंग। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो कि 8 पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो गए, हमारे पास मिडिल ऑर्डर में एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इस वक्त मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के पास मौजूद है। इमाद वसीम को तो ज़रा बैटिंग का मौका आजकल मिल ही नहीं रहा है। इमाद वसीम कैन स्कोर रन्स एट द एंड, एंड ऑफ कोर्स लास्ट टाइम, आई एम सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन मैं ये बात तो शायद भाई से ज़रूर कहूँगा। शायद भाई आखिरी बार जब इमाद बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन जब आखिरी बार बैटिंग करने आए थे वो था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आपने अगर वो मैच देखा शायद भाई, तो उसमें इमाद जो है वो रिवर्स स्वीप मारने की बार बार कोशिश कर रहे थे। एक बार मारा नहीं लगा, 2 बार मारा नहीं लगा, तीसरी बार उन्होंने बोल्ट को मारने की कोशिश की, वो भी नहीं लगा। फास्ट बॉलर को फिर वो वहीं खड़े खड़े उन्होंने मारने की दोबारा कोशिश की, चौथी मरतबा में आउट हुए। तो आपको वो वाली क्रिकेटिंग सेंस उस दिन समझ आई थी? देखें, एक तो ये होना कि आप सामने छक्के ना मारते हो तो समझ आ जाए कि पीछे की तरफ खेल लो। इमाद वसीम को तो मैंने सामने छक्के मारते हुए देखा है, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट। जब आपके पास ये स्ट्रेंथ है आपकी, तो फिर आपको ये वाली चालाकियों की करने की ज़रूरत ना हो। ये चालाकियाँ तो आप उस वक्त करते हैं कि कोई आपको जगह नहीं दे रहा, बहुत प्रॉपर यॉर्कर्स मार रहा है, आप बड़े शॉट नहीं मार पा रहे, तो आपके पास एक चॉइस होती है पीछे की तरफ मारने की शॉट। तो मेरे ख्याल में इमाद वसीम इसको भी कहूँगा कि काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छे से पाकिस्तान से खेल रहा है, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसको जब भी मौका मिलता है वो रन करता है। शायद भाई नाउ अब हमारा जो मुकाबला है ऐसी टीम से है जिसको बार बार हम ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, अब बाकी इवन इंडिया 20 रन 25 रन बचा के चलते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग की क्या ही बात है, लेकिन कुछ अरसे में हमने देखा है कि हमारी फील्डिंग भी बड़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है।
एक टाइम पे 90s वाले टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा मामला ख़राब हुए थे, मोइन भाई से भी कैच गिर जाते थे। फिर हमने देखा कि आप आए, इमरान नज़ीर पॉइंट पे होते थे, तो एक अच्छी एनर्जी हमें नज़र आती थी। उसके बाद अब शादाब बड़े ज़बरदस्त फील्डर बन के आए, हसन बड़े अच्छे फील्डर हैं, हम एज अ फील्डिंग यूनिट अब प्रोपेल करते नज़र आ रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है हमारी टीम के लिए। फील्डिंग देखें आप, मैं ये समझता हूँ कि 60-70% मैचेस आप फील्डिंग की वजह से जीतते हैं। आप बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर भी फील्डर्स की वजह से आता है। आप उनके अच्छे, जब अगर बॉलर से बैट बॉल पड़ जाए, फील्डर सपोर्ट करता है उसको चौका रोकने से या छक्का रोकने से, तो मेरे ख्याल में फील्डर्स का सपोर्ट हमेशा बॉलर के लिए, एक अगर बॉलर का बुरा बॉल गिर जाए, उस पर कट लग जाए और अच्छी डाइव लग के रुक जाए, तो उससे बॉलर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो फील्डिंग एक ऐसा एरिया है जिससे आप अच्छे कैचेज़, अच्छे रन आउट्स वगैरह करके आप पूरी टीम जो है ना वो अपलिफ्ट होती है। और आप जब भी देखिएगा कि जिस दिन पाकिस्तान की अच्छी फील्डिंग हुई होगी, वो मैच पाकिस्तान जीता होगा। लेकिन फैसल, हाँ, आप जो है वो बिल्कुल इसमें एक नाम जो आप मिस कर गए, वो पाकिस्तान के कप्तान हैं बाबर आजम। खुद बड़े अच्छे ज़बरदस्त फील्डर हैं, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे वो प्लेस करते हैं और ही लीड्स बाय एग्जांपल। इवन शाहीन शाह अफरीदी, फॉर अ गाय लाइक टॉल लाइक हिम, बिल्कुल वो भी बुरे फील्डर नहीं है, पूरी जान मारते हैं। खासतौर पे याद होगा एम्ब्रोज वगैरह बाउंड्री पे खड़े होते थे, वो एक सर्टेन लिमिट तक भागते थे, बिल्कुल। फिर उसके बाद देखते थे यार बॉल बहुत नीचे है, मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं नीचे जा ही नहीं रहा। until very लेकिन recently, शाहीन शाह अफरीदी इज डूइंग वेरी गुड इन द फील्ड। until very recently हमारे एक ओपनिंग बैट्समैन हैं, वो शर्जील का मैं नाम ले लेता हूँ, वो फील्ड पे आपके लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। और जो स्मार्ट टीमें होती हैं वो उस बैट्समैन, उस बॉलर सॉरी फील्डर को टारगेट करती हैं कि यार मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे एक की जो है ना वो दुग्गी बन जाएगी और दुग्गी जो है वो तिग्गी में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज मैंने शर्जील की तरफ जो है ना वो बॉल फेंकी है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तो हमने काफ़ी बात की। शायद भाई आगे चल के भी जाहिर सी बात है, अभी हमारे पास बड़े शोज़ हैं जिनमें आपसे भी हमारी बात होनी, सब कुछ होनी है। लेकिन मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, आज हमसे दुनिया ऐसा बॉलिंग यूनिट बहुत ज़्यादा खौफ खा रही है, हमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि मैं शाहीन शाह अफरीदी को कॉपी करना चाहता हूँ। ये वो मोमेंट होते हैं कि जहाँ पे आपकी नेशन जो छोटे बच्चे हैं, जब वो सड़कों पे आपके बॉलिंग एक्शन को कॉपी करना शुरू कर दे, तो समझ जाएं आपकी टीम राइट ट्रैक पे है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। कल रात मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था और हाशिम आमला का वो इंटरव्यू था। आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ, लेकिन क्योंकि दिल के बड़े करीब ये बात है, इसलिए मैं आपसे ज़रूर ये बात जानना चाहूँगा। हाशिम आमला ने बहुत तारीफ़ की एक ऐसे गेंदबाज की। उसके बाद मैंने दूसरे बंदे का इंटरव्यू सुना, केविन पीटरसन, उसने बहुत तारीफ़ की ऐसे गेंदबाज की कि जिनके जाने से वो जो हुआ वाक़या इंग्लैंड में, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज़्यादा पीछे चली गई। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद आसिफ। शायद भाई आपको लगता है कि वो वाक़या खुद ना पेश आया होता तो हम जितना बीच में स्ट्रगल किए हैं एज अ बॉलिंग यूनिट, हम उतना ना करते, शायद आसिफ आज बहुत आगे जा चुके होते विकेटों के मामले में। देखिए, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिस्ट्री उठाई जाए तो सारे टॉप किस्म के फास्ट बॉलर्स जिन्हें दुनिया ने फॉलो किया है, जब आपके फास्ट बॉलर्स इस मुल्क के अंदर फास्ट बॉलर क्यों आते हैं? क्योंकि हीरोज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेजेंड्स बहुत ज़्यादा हैं फास्ट बॉलिंग में। तो जिसकी वजह से हर बच्चे का शौक़ होगा कि मैं वसीम अकरम बनूँ, मैं इमरान खान बनूँ, मैं शाहीन बनूँ या मैं शोएब अख्तर बनूँ। तो ये सारे स्टार्स, वकार यूनुस वगैरह, ये सारे बड़े बड़े नाम रहे। तो हर एक बच्चे का एक शौक़ पैदा होता है फास्ट बॉलिंग का, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट बॉलिंग का टैलेंट जो है वो हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया कि हमें कोई फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे हों। हाँ, टाइम मिला है, थोड़ा सा टाइम दिया गया प्लेयर्स को। और वो जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए कि मैं 2011 की वर्ल्ड कप का कप्तान भी था और मैंने टीम भी बनानी थी। और अचानक 3 मेन प्लेयर, जिसमें 2 मैच विनर बॉलर, एक तगड़ा ओपनर बैट्समैन, ऐसा फिर वो टाइम थोड़ा सा मेरे लिए एज ए कैप्टन मुश्किल था, दोबारा टीम को बनाना जब आपके 3 मैच विनर्स आपके पास ना हो। तो वो एक मैं समझता हूँ कि एरिया जो था वो अगर नहीं होता तो वो 2 प्लेयर जो हैं, मोहम्मद आमिर एंड मोहम्मद आसिफ, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए वो कुछ कर सकते थे जो कि बड़ा कम तसव्वुर या बड़े कम लोग जो ख्वाब देखा करते हैं उसके। एब्सोल्युटली, ये बात आपसे लाजमी करनी थी क्योंकि हम अफेक्ट भी हुए उससे बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे कि आपने ख़ुद कहा शाहिद भाई कि पाकिस्तान वो धरती है जहाँ से
दुनिया परेशान होती, कहाँ से आते हैं फास्ट बॉलर। आपने देखा वेस्ट इंडीज़ के पास जो एक एरा था, जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग और ये सारे, उसके बाद वो ख़त्म हो गए, आना बंद हो गए। इवन और इस पे हमें प्रेस करना पड़ेगा हमारी टीम मैनेजमेंट को, जो क्रिकेट देख रहे हैं उनको, बिकॉज एक ऐसा टाइम आ चुका था आदिल भाई कि जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने ऑफ स्पिन कॉपी करना शुरू कर दी थी, रादर देन वो लंबे रनअप के साथ फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। सबने सईद, इट्स नॉट अ बैड थिंग, सकलैन, सईद मुजमल इज़ आवर हीरो, लेकिन जिस वजह से हम जाने जाते थे, जो दुनिया में हमारा रोब और दबदबा था, जो पीछे से भागते हुए आना और तेज़ बॉल कराना, उसका जो रोब होता है वो कोई नहीं होता था। कमिंग बैक अगेन टू द टॉपिक, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हमने देखा है कि अभी तक हम पे उतना बड़ा प्रेशर नहीं आया है, लेकिन अगर उस दिन बड़ा दिन है, बड़ा मुकाबला है, इन कंडीशंस में किस टीम को ज़्यादा रेट कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं आया है। आई थिंक मेरे ख्याल से इंडिया के मैच से पहले जो पाकिस्तान पे प्रेशर था, इट कांट बी कंपेयर्ड, बिकॉज एक वो प्रेशर, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि प्रेशर तो हम एक फेस कर चुके हैं। सेमीफाइनल का अपना प्रेशर है। देखिए, इंडिया के मैच की तरह हिस्ट्री यहाँ भी आपके अगेंस्ट खड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैसे तो हमारा रिकॉर्ड T20 फॉर्मेट में माशाल्लाह अच्छा ही है, लेकिन जहाँ नॉकआउट्स की बात आती है वहाँ पे मे बी आइदर ऑस्ट्रेलियंस मेंटली बहुत टफ हैं, जो भी होता है। फाइनल, सेमीफाइनल 2 दफ़ा तो शाहिद भी खेल चुके हैं, 99 का वर्ल्ड कप का फाइनल और उसके अलावा 2010 का वो माइक हाजी, बल्कि उस मैच की भी हम रुदात ज़रूर शाहिद से सुनेंगे कि वो अचानक वो 45 रन 3 ओवर में उन्होंने जो चेस की है, लेकिन अच्छा हो चुकी है बात में, अनफॉर्चुनेटली आई वाज़न्ट देयर। सो देखिए, एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, जाहिर है, इट्स द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, जाहिर है, लेकिन मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक about Pakistan cricket team. I think the combination is clicking really well. पाकिस्तान को combination माशाल्लाह, yes, फ़ख्र को हम कह सकते हैं, perhaps an outlier हो सकता है। एक भी पाकिस्तान को तब्दीली टूर्नामेंट में नहीं करनी पड़ी है। I don't know when was the last time when that happened to any team in the World Cup. मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी भी चैंपियन टीम को आप उठा के देख लें कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में एक टीम के साथ खेला हो। So yes, the odds may be against us, the history may be against us, but I think इंडिया के मैच की तरह इस बार ऑस्ट्रेलिया मुझे नॉकआउट में पहली बार पाकिस्तान के हाथों बाहर होता हुआ देख रहा है इंशाल्लाह। दरिया के बहाव के अगेंस्ट तो स्विम करने में मज़ा आता है ना। तो एक चीज़ तो आपने बता दी कि स्टैट्स हमारे अगेंस्ट हैं, दूसरी चीज़ वो बदले वाली बात थी शायद भाई, हम शुरू से बदले वाली बात लेके चल रहे हैं और हमने स्कॉटलैंड नमीबिया का भी जो ना कोई बदला निकाल लिया था। किसी ने हमारे हाथी रोक लिए थे, किसी ने हमारी कॉटन रोक ली थी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने ना इस बार थोड़ी सी होशियारी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं अब कोई बदला नहीं, हम आ रहे हैं। लेकिन फिर टिम पेन का भी बयान आ गया कि नहीं जी, हम थोड़े रिलक्टेंट हैं, और अभी इस सब पे भी आगे बहुत चल के ज़रूर बात करेंगे। लेकिन शायद भाई, बड़ा दिन है, बड़ा मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया। किसको बेहतरीन परफॉर्म करता देखना चाहते हैं उस दिन? देखिए, परफॉर्म तो सबको करना पड़ेगा और मैं सभी को देखना चाहता हूं। जिस तरह मैंने आपसे पहले दिन बात की थी कि 1 या 2 लड़के थोड़ी सी बड़ी परफॉर्मेंसेस करते हैं, बाकी 30-30, 25-25, एक विकेट मौके के ऊपर, इस तरह की कंट्रीब्यूशन होती है उनकी एज अ टीम। तो परफॉर्मेंसेस नो डाउट जो कर रहे हैं, ओपनर्स का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 6 ओवर। इसी तरह नया बॉल जब बॉलर्स करें उसमें आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बॉलर बॉल करे तो हर लड़के की परफॉर्मेंस पे नज़र होगी, पूरे पाकिस्तान की, हम सब की नज़र होगी, और हर लड़के को सिर्फ उसी जो पहले दिन से बात हो रही कि बॉडी लैंग्वेज सबकी एक जैसी होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ कप्तान जान लगा रहा है, बाकी मिस फील्डिंग ये हो रही है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कोशिश पाकिस्तान टीम ने ये करनी है कि कम गलतियां होनी है दोनों टीम से, लेकिन कम से कम गलती जो करेगा वो टीम जीतेगी। कम से कम जो करेगा गलती होगी उसकी ट्रॉफी। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अफरीदी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आदिल भाई, आप स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद थे। अभी कुछ इस बड़े सेमीफाइनल में कुछ रेस्ट के दिन है, लेकिन उस वक्त तक कि जब तक टीम रेस्ट कर रही है, हम रेस्ट नहीं करेंगे। हम कल दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे शाम 5 बजे और मज़ीद इस पर होगी बात, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।